बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात के 12 बजते ही मेरी अम्मी मुझे एक बड़े गहरे संदूक में छुपा देती और अगले दिन 12 बजे बाहर निकालती तो मैं बेहोश होती। अम्मी और बाबा से जब भी पूछती कि ऐसा क्यों है तो वो टाल देते, लेकिन उस रात मैंने एक फैसला किया। जैसे ही अम्मी ने मुझे संदूक में छुपाया, मैंने अंदर से उसकी कुंडी को पकड़ लिया ताकि कुंडी खुल सके। जैसे ही अम्मी इस कमरे से बाहर गईं, मैं संदूक से बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही सामने के मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरा नाम उम्मे अरीशा है। मेरा ताल्लुक सुबह सिंध से है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। अम्मा अब्बा मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी जरा सी तकलीफ पर सारी रात मेरे पास बैठे रहते थे। औलाद सबको प्यारी होती है, पर मुझ में जान बसती थी अम्मा अब्बा की। एक बार मुझे बहुत तेज बुखार हो गया तो अम्मा अब्बा सारी रात मेरे लिए रोते रहे, दुआएं मांगते रहे। पर एक बात मैंने नोट की थी, वो मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए, बल्कि कहीं भी अपने साथ बाहर लेकर नहीं जाते थे। अगर कभी जिद करती तो अम्मा डांट देती, कहती लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती। हालांकि मैं तब बहुत छोटी थी। अम्मा अब्बा बहुत नरम मिजाज के थे, पर अक्सर सख्ती कर जाते और फिर मुझे मनाने के लिए सोच जतन करते। कभी अम्मा बहुत रोती और खुद को कोसती, कहती हमारे साथ ऐसा न किया करो, हम क्या जवाब देंगे कि हमने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। और मैं अम्मा का चेहरा देखती रहती। घर में अक्सर फाके होते थे और आए दिन अब्बा अम्मा घर बदल लेते थे। मैं कुछ माह स्कूल जाती, फिर से स्कूल बदल लेते। मेरी सहेलियां पीछे रह जाती और नई जगह पर फिर से मुझे स्कूल डाल देते। खुद भूखे रह लेते थे, मगर मुझे कभी भूखा सोने नहीं दिया था। अब्बा मजदूरी करते थे। एक दिन घर में खाना सिर्फ एक ही फर्द के लिए था और अम्मा अब्बा ने मुझे खबर भी नहीं होने दी थी। जब अम्मा ने मुझे खाना खाने के लिए दिया तो मैंने पूछा कि आपने और अब्बा ने खाना खाया? तो अम्मा ने कहा कि हाँ, हम खाना खा चुके हैं, तुम खाओ, शाबाश। और वो कमरे से बाहर चली गईं। मैंने खाना उठाया और अम्मा अब्बा से कहा कि आप भी मेरे साथ खाएं, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी खाना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि खाना एक ही फर्द के लिए बचा है और आपने खाना नहीं खाया। अब्बा की आंखों में आंसू थे। अब्बा ने कहा कि बेटा, हमारे लिए आपसे ज़रूरी और अहम कुछ नहीं। हमारा क्या है, हम तो पानी से भी पेट भर लेंगे, मगर ये कभी नहीं हो सकता कि आपको भूखा रहने दें। मुझे अम्मा अब्बा पर बहुत प्यार आता कि इनको अपनी नहीं बस मेरी फिक्र है। मैंने कहा अब्बा, जिस तरह आपके लिए मुझसे बढ़कर कुछ नहीं, उसी तरह मुझे भी दुनिया में आपसे ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं। और मैंने एक रोटी को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया और हम खाना खाने लगे। मैं जब स्कूल से आती तो अम्मा अब्बा कहीं गए होते। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मुझे संदूक में बंद करके चले जाते, मगर मैं कुछ समझ नहीं पाती थी कि वो ऐसा क्यों करते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अम्मा अब्बा जब घर आए तो बहुत परेशान थे। अम्मा अब्बा से कह रही थीं कि हमें जगह बदल लेनी चाहिए, वरना वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और जब मुझे देखा तो खामोश हो गए। कुछ दिन गुजरे तो अब्बा ने कहा अम्मा से कि मैंने कहीं और रहने का इंतज़ाम कर लिया है, सामान वगैरह बांध लो, हम रात होते ही यहाँ से निकल पड़ेंगे। और फिर हमने वो घर भी छोड़ दिया और एक अनजान जगह पर आकर रहने लगे। अब्बा को काम ढूंढने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं नहीं समझ पा रही थी कि अम्मा अब्बा को क्या परेशानी है जो इस तरह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मगर घर जितने भी बदले, कहीं जाना होता तो मुझे संदूक में बंद करके जाते। अब्बा तो जाते थे काम ढूंढने, मगर अम्मा भी साथ जाती थी। और जब अम्मा से पूछती तो वो कहती अभी उम्र नहीं तुम्हारी सवाल जवाब करने की। अक्सर आसपास के पड़ोस से कोई औरत आ जाती तो अम्मा मुझे कमरे में ही रहने का कहती, और अगर कोई औरत ये कह देती कि ये आपकी बेटी नहीं लगती तो अम्मा घबरा जाती, कहती बस अपने बाप पर गई है। और औलाद के लिए कौन सा ज़रूरी है कि वो अपने माँ बाप पर जाए, ये तो अल्लाह के काम होते हैं। पर अम्मा परेशान हो जाती थी और अब अक्सर घर से गायब रहने लगी और मुझे भी स्कूल जाने न देती। एक बार अपने साथ अस्पताल ले गई मुझे। अम्मा ने कहा कि उनकी बहन यहाँ अस्पताल में दाखिल हैं, और जब उस औरत को देखा तो वो बहुत खूबसूरत थी और गहरी नींद में थी। अम्मा इस औरत का हाथ पकड़कर पता नहीं क्या कुछ कह रही थी। और फिर उस दिन हम वहाँ से निकल आए। अब्बा ने नया घर किराए पर ले लिया था और मैं थक चुकी थी, कभी घर कभी स्कूल बदल बदल कर। और अब्बा अम्मा मेरी बात नहीं समझते थे। अब कुछ पूछ भी लेती तो चुप हो जाते। जब एक दिन न्यू स्कूल डाला, मेरा तो पहला दिन था।
जब अम्मा वहीं क्लास में आ गईं और मुझे छुपा कर वहाँ से ले गईं और सारा दिन हम बाजार गलियों में फिरते रहे। जब अब्बा ने फ़ोन किया तब कहीं जाकर घर पहुँचे और उसके बाद हमेशा की तरह वो शहर भी छोड़ दिया। कुछ दिनों से अजीब हो रहा था मेरे साथ। जैसे रात के 12 बजते मेरी अम्मा मुझे एक बड़े गहरे संदूक में छुपा देती और अगले दिन 12 बजे बाहर निकालती तो मैं बेहोश होती। अम्मा और बाबा से जब भी पूछती कि ऐसा क्यों है तो वो टाल देते। लेकिन एक रात हमारे घर पे फायरिंग होने लगी और अम्मा ने मुझे फौरन संदूक में छुपाया। मैंने अंदर से उसकी कुंडी को पकड़ लिया ताकि कुंडी खुल सके। जैसे ही अम्मा इस कमरे से बाहर गईं, मैं संदूक से बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही सामने के मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि कुछ लोग अम्मा और अब्बा को मार रहे थे। मैं दरवाजे की ओर से सब कुछ देख रही थी और फिर वो घर की तलाशी लेने लगे। अम्मा बेहोश हो चुकी थी और वो लोग जैसे मेरे कमरे की तरफ बढ़े, मैं भागकर संदूक में छुप गई और अपने मुंह पर हाथ रख लिया कि कहीं मेरी सांस की आवाज़ भी ये लोग न सुन लें। इन लोगों को कमरे से कुछ नहीं मिला, पर उनके चलाने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी और अब्बा कह रहे थे हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही हमारे पास किसी की कोई बच्ची है। छोटी बीबी तो इसी कार हादसे में मर चुकी थी, हमारा यकीन करें। पर वो लोग नमक हराम और पता नहीं क्या क्या गालियां दे रहे थे। और फिर एक कॉल आई जिसे सुनने के बाद वो लोग घर से चले गए और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है और वो लोग क्यों मार रहे थे। लेकिन मेरा दम घुट रहा था, ऐसा लग रहा था कि आज मैं मर जाऊंगी। और थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो चुकी थी और फिर मुझे कुछ नहीं पता वो लोग कब गए और अब्बा को क्या कहा। जब दूसरे दिन होश आया तो मैं अस्पताल में थी और अम्मा और अब्बा की पट्टियां हुई थीं। मैंने उठते ही अम्मा अब्बा से पूछा, आप दोनों को क्या हुआ है और वो लोग कौन थे जो रात हमारे घर आए थे। अम्मा अब्बा ने कहा कि अभी वक्त नहीं है, जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी तो बता देंगे। पर मैं लड़ने लगी क्योंकि मैं 15 साल की थी और 15 साल के बच्चे को इतनी तो समझ होती है कि वो सवाल कर सके, इसके इर्द गिर्द जो हो रहा है वो इसके बारे में जान सके। अम्मा अब्बा ने कहा कि वक्त आया तो जवाब दे देंगे, पर अभी हमारे पास कोई जवाब नहीं है। और फिर अम्मा ने अबाया पहना और मुझे लेकर वहाँ से निकल पड़ी। कहने लगी हमें अब यहाँ से निकलना है वरना फिर वो लोग आ जाएंगे। और अब्बा ने अम्मा को पैसे दिए और फलां जगह पहुँचने का कहा। अम्मा ने कहा जब वो आया ही नहीं तो हम क्या करेंगे वहाँ जाकर। पर अब्बा ने कहा कि इंतज़ार करना, अब वही एक महफूज ठिकाना है हमारे लिए। हम वहाँ से अलग अलग निकले थे और सफ़र के दौरान भी अम्मा बार बार एक नंबर पर फ़ोन कर रही थी और अब्बा से कहा ख्याल रखना छोटी बेगम साहिबा का। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, एक वादे को निभाने की खातिर मैं तुमसे भी दूर जा रही हूँ और अब कभी वापस नहीं आ सकती। और तुम मुझे फ़ोन अब तब भी करना जब मैं उम्मे अरीशा के हर सवाल का जवाब दे सकूं। अम्मा मुझे लेकर दूसरे शहर आ गईं और एक बड़े से बंगले में नौकरी करने लगीं। हमें रहने को सर्वेंट क्वार्टर मिला। मुझे घर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, अम्मा ने सख्ती से मना कर रखा था। अम्मा कई बार बेचैनी से टहलती नजर आती और अब्बा से कहती कि आप भी शहर बदल लें या हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जब अम्मा से वजह पूछती कि क्या अब्बा बीमार है तो अम्मा कहती नहीं, कुछ नहीं, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। अम्मा ने यहाँ आकर मुझे एक स्कूल में डाल दिया था। वो कहती तुम्हें बहुत सारा पढ़ना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, मेरी तरबियत पर कभी कोई उंगली ना उठाए, इसलिए सबसे अदब से और धीमे लहजे में बात करनी है और कभी किसी लड़की से दोस्ती मत करना और ना ही किसी को अपने बारे में बताना। अगर कोई पूछे तो कह देना हम बलूचिस्तान से आए हैं। पता नहीं क्यों अम्मा इतनी डरी हुई रहती थी। और जैसे मैंने मैट्रिक का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास किया तो अम्मा ने खुश होकर मुझे एक लॉकेट दिया और कहा कि इसे संभाल कर रखना, ये तुम्हारी माँ का है। और मैं अम्मा से पूछती आपको किसी ने दिया था तो अम्मा कहती ये तुम्हारे बाबा ने दिया था। और उस दिन उस घर के बड़े मालिक ने मुझे इनाम के तौर पर पैसे दिए थे। और तब अम्मा ने किसी असवन यार का पूछा था और इस बात पर बड़े मालिक ने अम्मा को हैरानगी से देखा था। जब अम्मा ने कहा असल में कल बड़ी बेगम साहिबा रो रही थी उनके लिए, तो बड़े मालिक ने कहा मैं खुद कुछ नहीं जानता, पता नहीं कहाँ चला गया है, इतने साल हो गए उसे, अब तो ऐसा लगता है जैसे वो कभी लौट कर नहीं आएगा। कभी उसने एक फ़ोन तक नहीं किया। मेरा भाई है, मुझे बहुत फिक्र रहती है उसकी। बड़े मालिक के बच्चे जवान थे और उनकी वालदा भी अभी तक हयात थीं, जो अपने छोटे बेटे की रात तकती थीं
اور کہتی تھیں کہ کاش ہم اس کی بات مان جاتے، مجھے کسی کی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی، اور اماں ابا کو فون کر کے بتاتی کہ ابھی تک اسفند یار کا کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا، میں اب تھک چکی ہوں، تم ایسا کرو یہاں آ جاؤ، اور ابا اماں کو تسلی دیتے۔ جب اماں سے پوچھتی کہ ابا کو کیا ہوا ہے تو اماں بات ٹال دیتی، کہتی بس دعا کرو جو بیمار ہے وہ جلد صحت یاب ہو جائے تاکہ تمہیں تمہاری پہچان مل جائے، اور میں اماں کی بات سمجھنے کی کوشش کرتی تو اماں کہتی بس اپنی ماں کا مان رکھنا اور گھر سے نکلتے وقت اب عبایا پہن کر جایا کر اور کسی پر بھروسہ مت کرنا، بہت مشکل سے سنبھالتی آئی ہوں تمہیں۔ اور میں اماں سے پوچھتی کہ آخر بات کیا ہے جو آپ دن رات بے چین رہتی ہیں؟ میں ذرا سی لیٹ کیا ہو جاتی ہوں آپ کو بے ہوشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں، آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ اور ابا مجھ سے چھپاتے آ رہے ہیں؟ میں صندوق والی بات ابھی تک نہیں بھولی ہوں، مجھے ہر بات کا جواب چاہیے۔ اور اماں کہتی کہ تمہاری زبان زیادہ ہی چلنے لگی ہے، کالج جانے کی تیاری کرو، بڑے صاحب سے بات کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جلد ہی ایڈمیشن ہو جائے گا تمہارا، اور آنے جانے کے لیے بھی میں نے چوکیدار سے بول کر رکشہ لگوا دیا ہے، تم کالج کی بس میں نہیں آؤ گی۔ کالج کا سن کر میں بہت خوش تھی اور سب کچھ بھول گئی۔ بڑے صاحب نے میرا ایڈمیشن کالج میں کروا دیا تھا، ہم جب سے یہاں آئے تھے وہ ہمارا خاص خیال رکھتے اور اکثر ان کو اماں سے بات کرتے دیکھا تھا۔ اماں نے کبھی مجھے گھر کے اندر نہیں جانے دیا تھا، ہمیشہ سرونٹ کوارٹر میں ہی رکھا۔ میرا بہت دل کرتا تھا اس گھر کو اندر سے بھی دیکھوں۔ جب ایک دن سب لوگ شادی پر گئے ہوئے تھے اور میں اماں کو بتائے بغیر گھر کے اندر چلی گئی اور گھر دیکھنے لگی، میرے اندر لالچ نہیں تھا اور نہ کسی قسم کی حسرت، کیونکہ میری اماں نے مجھے سکھایا تھا کہ ہر انسان کو اس کے نصیب کا ملتا ہے، اور اگر انسان حسرت کرے یا دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھے تو دوسرے انسان کو نظر لگ جاتی ہے۔ اور میں نے اس گھر کو اندر سے دیکھ کر ماشاءاللہ ہی کہا تھا، جب اچانک کسی نے مجھے کہا تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ پتہ نہیں کون تھا، میں الٹے پاؤں بھاگ آئی۔ جب وہ لڑکا آوازیں دینے لگا اور اماں سے ٹکرا گئی، اماں نے کہا کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ اماں سب ایسے ہی بور ہو رہی تھی تو گھر دیکھنے آ گئی، اور اماں مجھے کان سے پکڑ کر سرونٹ کوارٹر لے گئیں اور کہا کتنی بار سمجھایا ہے کہ تم وہاں نہیں جاؤ گی، ایک بار میں سمجھ نہیں آتی۔ اور ایک دن وہی لڑکا جس کا نام سفیان تھا آ گیا اور اماں نے بتایا یہ میری بیٹی ہے، اس دن اسے پتہ نہیں تھا کہ آپ گھر آ چکے تھے، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، اب اکثر اس سے بات چیت ہونے لگی تھی، کبھی کالج سے واپسی پر وہ رستے میں کھڑا ہوتا، اور جب ایک دن سفیان مجھے کالج لینے آ گیا، میں نے کہا ہم آپ کے گھر رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے پیچھے کالج بھی آ جائیں، اور تب اس نے کہا کہ ام عریشہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چپ چاپ گھر آ گئی تھی، یہ عمر خواب دیکھنے کی ہوتی ہے اور میں بھی دیکھنے لگی، پر جب مجھے اپنی اوقات یاد آئی تو اپنے ہر خیال پر خواب پر لعنت بھیجی تھی۔ بھلا مجھے کیا ضرورت ایسے خواب دیکھنے کی اور کسی کا اعتبار کرنے کی؟ پر اماں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا تھا سفیان سے بات کرنے کو، بلکہ اگر کبھی سرونٹ کوارٹر میں آ جاتا تو اماں اس کو بیٹھنے کا بھی کہتی، اور کئی بار وہ یہی آ کر کھانا کھاتا اور میں حیران ہوتی۔ کہاں اماں کسی سے بات نہیں کرنے دیتی، کہتی تھیں کہ کسی کا اعتبار مت کرنا، اور کہاں سفیان کو بیٹا بیٹا کرتے نہیں تھکتی۔ کچھ دنوں کے لیے مالک کی بھتیجی آئی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی میرے ساتھ آؤ، اور میں کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ جب کمرے میں جا کر اس نے کہا کہ یہ سارا کمرہ سمیٹو اور میرے کپڑے پریس کرو، مجھے پارٹی میں جانا ہے، اور تبھی اماں کچن سے نکل کر آ گئیں اور میرے ہاتھ سے کپڑے پکڑ لیے، کہنے لگی جاؤ جا کر پڑھائی کرو، اور اس لڑکی سے کہا کہ چھوٹی بیوی میں کر دوں گی کام۔ تو وہ لڑکی بہت بدتمیز تھی، کہنے لگی تمہاری بیٹی آسمان سے اتری ہے جو کوئی کام نہیں کرے گی، میرا حکم ہے میرے کام آج سے یہی کرے گی، ورنہ تایا جان کو شکایت کروں گی۔ اور اسی وقت جو شخص آیا اسے دیکھ کر اماں کے چہرے کا ایک رنگ آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا، اور وہ شخص بھی ایسے ہی اماں کو دیکھ رہا تھا، اور اماں فوراً اس کے پاؤں میں جھکی تھی، کہنے لگی بڑے صاحب آپ نے آنے میں اتنے سال کیوں لگا دیے، اور آپ کب آئے؟ اس نے کہا رات آیا ہوں۔ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ مجھے دیکھ رہے تھے، کہنے لگے کوثر جو میں دیکھ رہا ہوں کیا یہ سچ ہے؟ تو اماں کہنے لگی جی بڑے صاحب یہی سچ ہے، اور اس شخص نے جو ابا کی عمر کا تھا مجھے اپنے پاس بلوایا اور میں وہاں سے بھاگ آئی، اور اماں نے اس لڑکی کو کہا کہ میری بیٹی شہزادی ہے، تمہارے جیسے لوگ تو اس کی نوکر ہیں،
और अम्मा वहाँ से आ गईं। मैंने अम्मा से कहा कि क्या लगता है वो शख्स आपका, और मुझे ऐसे क्यों देख रहा था। अम्मा ने कहा यही असफंदियार है जिसके लिए हम यहाँ आए थे, और अब्बा को फ़ोन किया और अब्बा ने पता नहीं क्या बताया कि अम्मा खुशी से रोने लगी और फ़ौरन सजदा अदा किया और कहा कि हम लोग आ जाएंगे। और तभी एक और मुलाजिम आया और बड़े मालिक की भतीजे ने ऐसी आग लगाई कि बड़े मालिक ने अम्मा को हाजिर कर लिया। असल मसला तो इस लड़की को सुफियान का मुझसे बात करने का था। कई बार वो मेरी इंसल्ट कर चुकी थी, कहती सुफियान सिर्फ उसी का है, अपनी औकात में रहना सीखो। और मैं अपनी औकात में ही थी। तभी सुफियान को कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि उससे कह दिया था कि अगर मुझे मज़ीद तंग किया तो ये घर ही छोड़कर चली जाऊंगी। इसके बाद उसने कभी दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा था। और बड़ी मालकन ने अम्मा को कहा कि अगर इसी घर में काम करना है और रहना चाहती हो तो तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी भी काम करेगी, इसका कॉलेज जाना बंद करो। पर असफंद अंकल ने कहा किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरी बेटी से काम करवाएगा। और मैं अम्मा की तरफ देख रही थी। अम्मा सर झुकाए खड़ी थी और सभी लोग हक्का बक्का हमारी तरफ देख रहे थे। असफंद अंकल ने कहा ये मेरी बेटी उम्मे अरीशा है, मेरी बीवी उम्मे शाम की बेटी, मेरी मोहब्बत की निशानी, जिसको मैं कई साल बाहर तलाश करता रहा। मैं जान ही नहीं सका वो तो मेरे घर में मौजूद है, और मैं इतने साल बाहर ख्वार होता रहा। जब एक दिन ख्वाब में उम्मे शाम को देखा और उसने मुझसे कहा कि असफंद एक बार घर चले जाओ। असफंद अंकल मेरे सर पर हाथ रखे खड़े थे और अम्मा ने कहा उम्मे अरीशा तुम्हें सच्चाई जाननी थी, आज जान लो, ये शख्स तुम्हारा बाप है और तुम्हारी माँ पिछले 11 साल से कोमा में है, और मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी माँ की खात्मा कोसर हूँ। और मैं फ़क़ चेहरे के साथ सब कुछ देख रही थी। अम्मा से कहा कि आप झूठ बोल रही हैं, आप ही मेरी माँ हैं, यहाँ आकर आप कैसे मुकर सकती हैं। और तब मेरी अम्मा ने बताया कि मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ का नाम उम्मे शाम है और वो जागीरदारों की बेटी थी, और वो लोग अपनी कास्ट से बाहर शादी नहीं करते थे, पर वो मोहब्बत कर बैठी असफंदियार से जो तुम्हारा सगा बाप है। दोनों एक शादी पर मिले थे और मोहब्बत कर बैठे, मगर जब तुम्हारे बाबा साईं ने रिश्ता भेजा तो तुम्हारे मामू लोगों ने ये कहकर इनकार कर दिया कि उनकी इकलौती बहन है और वो गैरों में नहीं ब्याह सकते। अगर ब्याह दी तो इसके हिस्से की जायदाद भी गैरों में चली जाएगी, और ये बात हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब तुम्हारी माँ ने अपनी खुशी, अपनी ख्वाहिश जाहिर की तो उसको कैद कर लिया गया। वो बहुत रोती, कहती सारी जायदाद ले लो पर मेरे साथ ऐसा मत करें। और एक दिन तुम्हारी माँ की ज़बरदस्ती शादी तय कर दी। मैं तुम्हारी माँ की खादमा थी, और फिर जिस दिन तुम्हारी माँ की शादी थी उस दिन वो घर से भाग गई, और उनकी मदद मैंने की थी, और मैं भी उन्हीं के साथ आ गई। मेरा शोहर और मैं तुम्हारी माँ के निकाह के गवाह हैं। और फिर हम लोग वहाँ से निकल आए और तुम्हारे ननियाल से छुपते हुए 5 साल होने वाले थे, जब एक दिन तुम्हारे बाबा तुम्हारे दादा को मनाने आए, क्योंकि जो लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं ये सब उस वक्त मान नहीं रहे थे। और जब तुम्हारे बाबा यहाँ आए तो तुम्हारे दादा की डेथ हो चुकी थी, और तुम्हारे बाबा को यहाँ कुछ देर रुकना पड़ गया। फिर एक दिन लोगों को हम मिल गए और उन्होंने हमारे गाड़ी पर हमला कर दिया, जिससे तुम्हारी माँ शदीद ज़ख्मी हो गई। और जो आखिरी बात उन्होंने की थी वो यही थी, कौसर मेरी बच्ची को लेकर भाग जाओ और इसे असफंद को सौंप देना। तुम्हारी वालदा के सर पर चोट आई थी जिसकी वजह से कोमा में चली गई, और हम छुपते रहे, कभी कहीं कभी कहीं। रोज़ तुम्हें संदूक में इसीलिए बंद करते थे कि कहीं अगर हमारे पीछे से कोई आ गया और तुम्हें ले गया तो, क्योंकि हम तुम्हें साथ नहीं ले जा सकते थे। संदूक में बंद करके हम तुम्हारी माँ के पास जाते थे, उसका ख्याल रखते थे, और जिसे तुम अब्बा कहती रही वो तुम्हारे बाप, तुम्हारे असली बाप को तलाश करता रहा। बड़ी मुश्किल से इस घर का पता मिला, और जिस दिन तुम्हारे ननियाल वाले घर आ गए तो हमें मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ा। और तुम्हारे बाबा जब वापस आ गए तब तक देर हो चुकी थी। हमें तुम्हारे बाबा के घर वालों का कुछ नहीं पता था, और इतने साल तुम्हें अपने साथ लेकर ठोकरें खाते रहे, पर यकीन करो इतने साल हम सुकून से नहीं सोए। और जब हमें यहाँ का एड्रेस मिला तो यहाँ आ गए, और तुम्हारे बाबा असफंदियार का इंतज़ार करने लगे। हमने जो तकलीफ दी उसके लिए माफ़ कर देना। और बाबा मुझे अपने साथ लगाए रो रहे थे, और मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था जब बाबा ने कहा कि आज हम तुम्हारी मामा से मिलने जा रहे हैं। सभी घर वाले बहुत खुश थे, और सुफियान मेरी तरफ देख रहा था। वो पहले से सब कुछ जानता था, और वो डॉक्टर था। उसी के हस्पताल में मामा दाखिल थी, और उसी ने मेरी अम्मा जो खादमा थी उसको एड्रेस दिया था यहाँ का।
हमारी ज़िंदगी में अचानक कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिनका कभी हमने सोचा तक नहीं होता। शायद हर इंसान के साथ नाकाबिले यकीन हादसात होते हैं और हम रात को भी उठकर बैठ जाते हैं कि क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ या वाकई ये सब हकीकत थी। हम सब मामा को घर ले आए थे। वो कोमे से बाहर आ चुकी थीं पर अभी चल नहीं सकती थीं। उनका इलाज चल रहा था और मैंने 20 साल जिनको अब्बा अम्मा समझा उनको कभी वापस नहीं जाने दिया, अपने साथ रखा और आज भी उनको अम्मा अब्बा कहती हूँ। उनका मुकाम मेरे दिल में बहुत बुलंद है। जिन्होंने मुझे पालने के लिए खुद की औलाद पैदा नहीं की, कोई सगा भी इतना ख्याल नहीं रखता जितना मेरा रखा गया था और मेरी शादी सुफियान से हो गई। हम सब एक साथ बहुत खुश हैं। बस दुआ है कि मेरी मामा जो कोमा से बाहर निकली हैं वो जल्दी से चलने लग जाएं। उन्होंने बहुत तकलीफ़ें सही थीं। हम सब उनका बहुत ख्याल रखते हैं और मैं दुनिया की खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसको 2 माएँ मिली हैं और इतना प्यार करने वाला शौहर। और मेरे बाबा, वो तो एक पल भी मुझे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देते। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।